नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बिहार की बात। इसमें हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से कहा जा रहा है कि कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम की छुट्टी हो सकती है, जिस तरह से एक्शन मोड में कांग्रेस है। इसके अलावा हम जिक्र करेंगे कि कांग्रेस के वो 6 विधायक जो नाराज चल रहे थे, क्या उनसे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जब मुलाकात हुई तो आगे की क्या बात बनी, या फिर से क्या ये कांग्रेस विधायक बैकफुट पर आए हैं या कोई एक्शन मोड में आए हैं। इन सब विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट और दीपक कोचगवे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उसके अलावा हमारे साथ है रामबंधु वत्स जी और प्रदीप झा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो बस 10% था। तो ये पार्टी के अनुमान से भी कम था। पिछले 3 दशकों के सबसे कमज़ोर नतीजों में भी ये गिना जा रहा था। और चुनाव के बाद कांग्रेस ने बिहार को लेकर अब तक का सबसे बड़ा इंटरनल जो है वो रिव्यू किया। दिल्ली में 27 नवंबर को हमने देखा, उसके बाद 24 जनवरी को बैठक में जो हारे जीते प्रत्याशी थे, सांसद, विधायक और संगठन के कई नेता, वो अलग अलग उनसे बातचीत हुई। अभी जो 6 विधायक जो नाराज चल रहे थे, कहा जा रहा था कि उनसे जिस तरह से बातें सामने आई हैं, रिव्यू मीटिंग किया गया। 3 बातें सामने आई बेसिकली कि स्टेट लीडरशिप और ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी है। उसके अलावा ये भी बात हुई कि पार्टी का अपने पारंपरिक सामाजिक समीकरण से भटकना ये रीज़न हो सकता है। और तीसरा ये था कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन से कांग्रेस को राज्य भर में राजनीतिक नुकसान हो सकता है। तो सर, हम लोग इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से इस बार 6 सीट पर सिमट कर आ गई है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस जो है वो पार्टी का किस कैटेगरी में रखती है। ये पहले हम लोग सर, प्रदीप सर, आपसे बात करेंगे कि ये किस तरह का रणनीतिक चूक था या संगठन के रूप में ये फेलियर साबित हुआ। और इसके बाद ये सारी बातें आने लगी कि कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम ये कटघरे में आ गए। 2-3 बातें हैं मैत्रेय जी। सबसे पहला तो था कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव को, आपको याद होगा जिस दिन दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, जिस दिन विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में मतदान था, उस दिन राहुल गांधी पटना के दौरे पर थे, बिहार आए थे। ठीक है। और बिहार आते ही कुछ नई चीजें राहुल गांधी बिहार में करने का प्रयास किया था उन्होंने। ठीक है। चाहे वो दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराना हो, अली अनवर अंसारी जो पसमानदा समाज के, मुसलमान समाज के बड़े नेता रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा के सदस्य रहे, उनको पार्टी में शामिल कराना रहा हो, या फिर गया, राजगीर, दरभंगा, मधुबनी, ये जितने भी दौरे थे राहुल गांधी का, एक लगा था कि कांग्रेस पार्टी बिहार में इस बार अपनी ताकत कुछ बढ़ाने का प्रयास करेगी। ठीक है। अपनी शर्तों पे कुछ ना कुछ बिहार में करने का प्रयास करेगी और अपने भविष्य के बारे में सोचेगी। ये नहीं, कांग्रेस पार्टी से उम्मीद लोग कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपना प्रदर्शन सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, लेकिन कांग्रेस में यह दिख रहा था कि कांग्रेस 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार चुनाव लड़ना चाहती है। और उसी के बाद SIR पर आंदोलन हुआ, चाहे वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाला। ये बात सही है कि अब SIR फ्लॉप कर गया बिहार में, लेकिन एक बात तो तय है कि एक काम तो किया राहुल गांधी ने कि जनता के बीच गए। और बिहार के राजनीति के इतिहास में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता इतने दिनों तक बिहार की सड़कों पे नहीं रहा। तो एक लंबी लकीर राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से खींची थी। दूसरी लकीर राहुल गांधी ने खींची थी अररिया में, जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार से संबंधित जो प्रश्न था, उस प्रश्न को टाल गए थे राहुल गांधी। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये बात निर्विवाद सत्य है, आज से नहीं बल्कि 20 वर्षों से, 2005 से लेकर आज तक बिहार में, कि जब कभी भी नीतीश कुमार के सामने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कोई लालू यादव के परिवार का व्यक्ति होगा तो नीतीश कुमार की जीत 100% गारंटीड होगी। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। इस बात को तो कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, पत्रकार हो, देश के राजनीति को थोड़ा सा भी समझने वाले लोग इस बात पर कहीं शक नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार और लालू यादव के परिवार से किसी व्यक्ति की जब
मुख्यमंत्री के पद के लिए तुलना होगा तो नीतीश कुमार मीलों आगे होंगे इस बात में। और वहीं पर जाकर कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन से सबसे बड़ी चूक भी है, सेल्फ गोल हुआ है, और उसी चक्कर में कांग्रेस पार्टी भी आ रही है। आप केवल 61 सीट लड़कर 6 देख रही है। आप ये क्यों नहीं देख रही है कि कांग्रेस पार्टी के 12 उम्मीदवारों के खिलाफ तेजस्वी यादव ने ही उम्मीदवार खड़ा किया, चाहे अपनी पार्टी का हो चाहे सीपीआई का उम्मीदवार हो, हर जगह तेजस्वी यादव ने खड़ा कराया। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच संबंध किस प्रकार से खराब रहा, इस बात के 2 उदाहरण केवल आप देखिए। एक तो जब तेजस्वी यादव जो राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई था, उस दिन जब राहुल गांधी से मिलने गए, राहुल गांधी ने मिलने से मना कर दिया। उसके बाद तेजस्वी यादव सीधे सीधे कोप भवन में चले गए पटना आकर। पटना आए, मुकेश सहनी के साथ आए। डॉक्टर, अब तेजस्वी यादव थे, राहुल गांधी थे, मुकेश सहनी के मुझे नहीं पता, लेकिन जब लौट कर आते हैं पटना में तो आपको याद होगा 24 तारीख तक तेजस्वी यादव कोप भवन में रहे। मतलब तब तक वो बाहर नहीं निकले जब तक कि उनको मुख्यमंत्री पद का भावी प्रत्याशी अशोक गहलोत ने घोषित नहीं कर दिया। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें ऐसी घटी बिहार के चुनाव के दौरान, जिस कारण से एक अच्छी स्थिति में थी महागठबंधन। ऐसा नहीं था, एक अच्छी स्थिति में होती। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। आप जितना भी ओपिनियन पोल आ रहा था, मैत्रेय जी आपको याद होगा, हर ओपिनियन पोल में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की तुलना में आगे थे। ठीक है, लेकिन वो तब थे जब विकल्प लोगों से पूछा जा रहा था। लेकिन जब चुनने का मौका आ गया कि तेजस्वी या नीतीश, तो फिर लोगों ने नीतीश कुमार को चुन लिया। तो यह भी एक फैक्टर है। दूसरा, अब अगर कांग्रेस के अकेले की बात करेंगी तो कांग्रेस ने जब से 97 में 1997 में पहली बार आरजेडी को समर्थन दिया, आरजेडी बनी थी, जब लालू यादव जेल गए, आरजेडी जनता दल का बंटवारा हुआ, लालू प्रसाद ने अपनी पार्टी बनाई, तब से तो आरजेडी कांग्रेस पार्टी के बल पे ही बिहार में राजनीति की है। तो कांग्रेस धीरे धीरे तो अपना सब कुछ गवा दी, चाहे वो बीजेपी के हाथों गवाई हो या आरजेडी के हाथों गवाई हो। मुसलमान वोट गया आरजेडी के पास, दलित वोट तो बट गया, अलग अलग छत्रप हो गए बिहार में, सवर्ण वोट चला गया बीजेपी के पास। तो कांग्रेस के पास आज बिहार में बचा हुआ क्या है? कांग्रेस के पास एक ही चीज बचा हुआ था मैत्रेय जी, वो ये था कि देश की जनता, केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में, जो नरेंद्र मोदी विरोधी वोटर्स हैं, नरेंद्र मोदी विरोधी वोटर्स की नजर में सबसे बड़ा चेहरा आज भी राहुल गांधी अब तक बने हुए हैं। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक, आज तक के डेट में यह स्थिति है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो सबसे बड़ा चेहरा है देश की राजनीति में, वो राहुल गांधी हैं। चाहे वो हंसकर हो स्वीकार करें लोग या रोकर स्वीकार करें, लेकिन राहुल गांधी ही एकमात्र विकल्प दिख रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को जो भी वोट मिल रहा है, अब इस पर कैसे, इस नींव पर किस प्रकार से मंजिल बनाती है कांग्रेस पार्टी पर निर्भर करता है। या फिर जो बचा हुआ है वो भी गवा देगी। कल को राहुल गांधी के बदले कोई अरविंद केजरीवाल अगर विकल्प बन गए, कोई ममता बनर्जी विकल्प बन गए, तो ये राहुल गांधी के लिए उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब तय तो कांग्रेस को करना है, लेकिन बिहार में जो स्थिति हुई सबसे बड़ा कारण यही है, कांग्रेस ने कोई स्टैंड लिया ही नहीं बिहार में, और जो स्टैंड लिया उससे पीछे आ गई। जी, रामबंधु सर, जिस तरह से प्रदीप सर ने कहा, वो सब विषयों पर हम आराम से बात करेंगे कि आरजेडी और कांग्रेस क्या साथ आना कितना सफल रहा क्या नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस के इंटरनल भी बात करें तो चुनाव से 1 साल पहले कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश प्रभारी बनाना, 6 महीने पहले राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो इतने कम समय में जिस तरह से सवाल उठ रहे थे कि राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू को इतने कम समय में संगठन संभालने की जिम्मेदारी जो दी गई, ये क्या इतना व्यवहारिक था? देखिए, कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम को जिस वक्त बिहार काम पे लगाया गया, वो 6 से अधिक सीटें लाते। अगर वो आरजेडी के सभी शर्तें मान लेते, ये जो उनके 6 विधायक हैं वो 19 से घट के 6 पे आए हैं, ये 6 के 6 कांग्रेस के विधायक हैं। आप देखिएगा, पिछली बार ऐसे कई दफा ऐसा चुनाव हुआ है जब कांग्रेस के जो विधायक उम्मीदवार हैं वो आरजेडी कोटे से आते थे और आरजेडी ही तय करता था कि कौन कांग्रेस के सीट से चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा। इसी की तो जंग इस बार हुई है। कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम ने इस बार जो लड़ाई लड़ी है वो अपनी विपक्षी पार्टी यानी एनडीए से ज्यादा महागठबंधन में उनकी एक आंतरिक लड़ाई है।
और ये उसके बाद उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ये जो परिणाम आया है, ये परिणाम स्वाभाविक है, ये होना ही था। अगर कांग्रेस पार्टी आरजेडी के समर्थन के बिना, आरजेडी को विश्वास में लिए बिना अगर वो चुनाव मैदान में जाती है, तो वो जो परिणाम आना था, उसी के इर्द-गिर्द ये परिणाम आया है। यानी इस परिणाम के लिए कांग्रेस को पहले से तैयार रहना था। और कृष्णा अल्लावरू को कम समय के लिए लाया गया, लेकिन उनका टास्क बहुत बड़ा था। आप देखिएगा कि जब वो आए थे, तो लंबे अंतराल तक वो लालू यादव से बात नहीं करते थे। कई दफा हुआ कि यहाँ राहुल गांधी आए हैं, उनके मंच पे कृष्णा अल्लावरू को नहीं चढ़ने दिया गया है, और अगर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव मौजूद है, तो ये जो प्रभाव है वो कांग्रेस का चुनावी जो परिणाम है, वो राजद के साथ जो अंतःकलह था, उसका ये परिणाम है। तो ये परिणाम मेरी समझ से कांग्रेस के लिए कोई अस्वाभाविक नहीं है। अब जो मीटिंग हो रही है, अब जब कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम को हटाया जाएगा, तो इस पे कांग्रेस के संगठन को उस तर्ज पे मजबूत करने के लिए प्रयास किया जाएगा कि जो आगामी चुनाव जो 4 साल बाद, 5 साल बाद होने वाला है, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, उसमें क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी के सामने बिना झुके या बिना बिना महागठबंधन में शामिल हुए वो चुनाव लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती है। इसी की एक समीक्षा बैठक है। हाँ, ये जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू को लेकर के, राजेश राम को लेकर के कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाया गया कि उन्होंने टिकट बेच दिया, या टिकट के वितरण में जिस तरीके से मनमानी का आरोप लगाया गया, वो सच हो या झूठ हो, लेकिन एक खाई बन चुकी है। कांग्रेस में अभी जितने भी पदाधिकारी हैं, वो पदाधिकारियों और कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू आदि के बीच में एक बहुत लंबी चौड़ी खाई बन चुकी है। इस खाई को भरने के लिए भी ये जरूरी है कि अब इन दोनों को पद के दायित्व से मुक्त किया जाए और नए तरीके से संगठन किया जाए। अभी जो खबर आ रही है कि 29 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो जून महीने तक रिपोर्ट देंगे, और संभव है कि आगामी जो जून महीना है 2026 का, उसमें कांग्रेस को कोई शायद नया प्रदेश अध्यक्ष मिल पाए। और साथ ही साथ सभी जिला कमेटियों को भंग भी कर दिया गया है, सभी जिला अध्यक्ष को भी भंग हटा दिया गया है। ये सभी जिला अध्यक्ष वही थे जिनकी नियुक्ति राजेश राम ने किया था। तो जिला अध्यक्षों को हटा दिया गया, नहीं, राजेश राम ने जो जिन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की थी, सबको हटा दिया गया है। यानी एक नए सिरे से, निचले से लेकर के और ऊपर स्तर तक, यानी बिहार के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के नीचे के स्तर तक सभी पदाधिकारियों में एक बदलाव होगा। और ये जो बदलाव है, वो कांग्रेस अब उस तैयारी में लगी हुई है कि आगे वो आरजेडी के बिना भी चुनाव लड़ सके, क्योंकि कभी ना कभी कांग्रेस की जो राज्यों में जो स्थिति हो चुकी है, वो इस तरीके की हो ही चुकी है कि जिन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ वो गठबंधन में है, उसकी बी टीम के रूप में वो काम करती है। आप यूपी चुनाव में भी देख लीजिए, यूपी चुनाव में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पा रहा था। तो अगर आप क्षेत्रीय पार्टियों का साथ छोड़ते हैं, तो इस तरह का परिणाम आता है। और ये जो परिणाम है, वो कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा। और जमीनी स्तर पे जो उनका जो मूल वोट बैंक है, इसमें देखिए, इसमें आप केवल कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम की बात ना करें, राहुल गांधी भी चुनाव के ऐन वक्त पे ओबीसी कार्ड काफी हद तक खेलने का प्रयास किए थे, जो कि कांग्रेस का मूल वोटर नहीं है। कांग्रेस का मूल वोटर सवर्ण समाज है, मुस्लिम समाज है और दलित समाज है। तो पहले जो आधार वोट बैंक जिस पार्टी का होता है, उसमें अपनी पैठ को और मजबूत बनाने की जरूरत होती है। कांग्रेस की ये इस चुनाव में ये भी बड़ी भूल रही है। तो इस तरीके से इस तरह की खबरें आ रही है कि कांग्रेस जो नया संगठन बनाएगा अपने प्रदेश में, और साथ ही साथ जो आधार वोट बैंक है, इस पे एक तरीके से गहरी पैठ बनाने का वो प्रयास करेगा। जी सर, इस पर भी हम बात करेंगे कि राजेश राम नहीं तो कौन। दीपक कोचगवे सर हमारे साथ आलोक वत्स भी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। दीपक कोचगवे सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में हमने देखा कि इंटरनल मीटिंग्स हो रही थी, और इसमें जो अभी जो 24 तारीख को मीटिंग हुई, उसमें ये माना गया कि स्टेट लीडरशिप और कार्यकर्ताओं के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि ये पहली बार ये विरोध के सुर मीटिंग्स में पता चल रही थी। हमने देखा था कि चुनाव से पहले भी जिस तरह से जो नेता थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिस तरह से टिकट बंटवारे के टाइम भी हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के ही कार्यालय के बाहर चल रहा था। तो क्या ये मान लिया जाए कि ग्राउंड पर जिस तरह से कांग्रेस ने इन सब मुद्दों को इग्नोर किया है चुनाव के दौरान? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की गतिविधियां थी और जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था गठबंधन के साथ मिलकर, टोटली निराशा और
जिस तरह से निराश भाव से उन्होंने चुनाव लड़ा था, हमेशा आलोचना के घेरे में थी ये महागठबंधन का जो जो पार्टियां हैं वो हमेशा विवादों में चल रहा था। आपने देखा कि किस तरह के विवाद हुए, कांग्रेस को टिकट देने को लेकर मामला बना, ये तो पुरानी कहानी है, ये सारे लोग समझते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि जब आपने टिकट का बंटवारा किया और जब बहुत बड़ा पॉइंट है कि बरबीघा से गजानंद शाही जो 130 वोट से हारे थे, आपने उन्हें टिकट से वंचित किया। और वो टिकट के बाद जिस तरह के माहौल बने कांग्रेस के खिलाफ, अध्यक्ष और कृष्णा अलवरू के खिलाफ, यहाँ तक कि सदाकत आश्रम में धरना बैठ गए लोग, उन्हें उन कांग्रेस ने दरकिनारा किया। और दरकिनारा करने के बाद जो कृष्णा अलवरू और राजेश राम की बात हुई वो चला। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा आलोक सर, मेरा सवाल यही आपसे रहेगा कि जिस तरह से, क्योंकि दीपक सर की शायद आवाज़ नहीं आ रही है, तो जिस तरह से कांग्रेस के भीतर ही पहले ये कहा जा रहा था कि इस मीटिंग में भी हमने देखा कि विरोध के सुर अपनाए गए, और जिस तरह से आरजेडी के साथ गठबंधन से राज्य जी दीपक सर आपको आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, आलोक सर, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की लीडरशिप की जो रिव्यू रिपोर्ट में ये कहा गया कि आरजेडी के साथ गठबंधन से राज्य भर में कांग्रेस को नुकसान हुआ है, तो क्या पार्टी ये मान चुकी है कि गठबंधन में कांग्रेस का जो स्वतंत्र वोट बेस है वो कमजोर पड़ा है? नहीं, कांग्रेस का मतलब कमजोर था जी दीपक सर, मैं आपके पास अगर आऊंगी। आप इतिहास में जाएंगे तो आप 2015 का चुनाव देखेंगी, जब नीतीश, लालू और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी मिली थी, तो कांग्रेस को 40 सीट में 29 सीट आया था। और फिर अब आती है 20 में आपने मांगा 70 सीट और जीते 19 सीट पर। और अब 25 में जब आप आए तो आपने आगे की बात की थी, 70 से ऊपर 61 मिला, उसमें 6 सीट जीते। कहाँ है आपका आधार बैंक? यहाँ कहाँ है आपका कांग्रेस का वर्ग? कहाँ है आपके कार्यकर्ता? तो ये चीज तो आपको देखना पड़ेगा। या आरजेडी का वोट नहीं ट्रांसफर हुआ इनमें, या जो भी कारण थे, तो कांग्रेस को ओवरवाइडिंग की जरूरत अगर पड़ी है तो इसलिए पड़ी है कि घाव गंभीर हुआ है, तब सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर घाव गंभीर नहीं होता तो सर्जरी नहीं होता। और सबसे पहले 2 महीने से आप बात कर रहे हैं, और जब आपके विधायक भागने वाले हैं तब आपने दिल्ली में बुलाकर ये सारे निर्णय लिए। और पप्पू यादव ने पब्लिकली कहा, सबसे मजेदार बात तो ये है, पप्पू यादव तो कांग्रेस के एमपी भी नहीं है, कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है, और पप्पू यादव को अगर आप लेके चलते हैं तो पहले आप कांग्रेस में शामिल कीजिए या उनकी पार्टी का विलय कीजिए। तो पप्पू यादव आपके सारे बातों को बताते हैं। इस तरह से आपने जो तय किया है, अभी जो उनका तय हुआ है कि ओबीसी और ईबीसी से दूर जाकर वो अपने ट्रेडिशनल वोट पर जाएंगे, भूमिहार, ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित 44%। ठीक है, ये एक आपने समीकरण बनाया है। ये समीकरण कितना कारगर होगा? आप अध्यक्ष हटाएंगे, कुछ स्वर्ण को अध्यक्ष बनाएंगे, तो ये सारी बातें अभी आपके ये में पैनल में है। और आप इसको देखिए, बहुत कोशिश की कांग्रेस ने 2010 में भी अकेले लड़ने की बात, लालू से हट के लड़ने की बात, तो ठीक है, आपको 4 सीट आए उस वक्त। जब आप 243 सीट पर चुनाव लड़े तो 2010 में 4 सीट आया आपको, 2015 में 29 सीट आया, 2020 में 19 सीट आया, और 2025 में 6 सीट आया। ये है आपके कांग्रेस का ग्राफ डिक्लाइन की ओर है। और कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी है, जिस तरह से आपने देखा, अभी शकील अहमद खान ने क्या कहा है? शकील अहमद खान ने कहा कि राहुल गांधी डरपोक है। तो कहीं शशि थरूर का मामला आप नहीं सुलझा पा रहे हैं। आप राष्ट्रीय लेवल पर अगर आप आते हैं तो सचिन पायलट और गहलोत की गुच्छे आप नहीं सुलझा पाए। तो कहीं ना कहीं डिसीजन अगर आप नहीं ले पाते हैं, सिर्फ दिल्ली के में बैठकर अगर आप कांग्रेस को चाहेंगे
कि बिहार में कांग्रेस अपनी पुरानी वजूद पर आए अभी बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिस तरह से बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, जेडीयू जिस तरह से महिलाओं पर काम कर रही है, तो आप कृष्णा अलवरू कोई ब्रॉड कांग्रेस ही नहीं है। कॉर्पोरेट स्टाइल में कांग्रेस का काम करने से कांग्रेस नहीं चलेगी। जमीनी नेता को लाइए और मजबूत नेता को लाइए। आपने राजेश राम को इन्होंने लाया था, राजेश राम को लाके दलित कार्ड खेलना चाहा था और राजेश राम खुद अपने कुटुंबा सीट में हार गए। शकील अहमद आपके नेता थे हाउस में, वो हार गए। तो कहने का मतलब है कि एक आधार वोट जब तक आपके लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, आपके सभी जिलों में जिला अध्यक्ष के कार्यालय नहीं है, कहाँ है कांग्रेस का ऑफिस वो पता नहीं है, और वही देखते जाइए दूसरे पार्टी। तो कांग्रेस एक ट्रेडिशनल, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। और इस तरह से अगर अभी जैसे उन्होंने 5 साल है, अब ये 29 की तैयारी में है, 29 तक ये सब कुछ करना चाहते हैं, जिला अध्यक्षों को बदलना चाहते हैं, अध्यक्ष को बड़े दबंग स्वर्ण को लाके रखना चाहते हैं। ठीक है, ये आपकी पार्टी का मसला है, मगर कांग्रेस को जितने करीब से 40 वर्षों से मैं देखा हूँ, ये कांग्रेस 90 के बाद कहाँ चली गई। कांग्रेस के लोग आराम तलबी हो गए, सड़कों पर नहीं आए। उनका एक बात था कि चलिए लालू प्रसाद का वोट है, हम मिलकर जीत ही लेंगे 10-20 सीट। आपका कोई ग्राउंड, आप कन्हैया कुमार को लाते हैं, पप्पू यादव को लाते हैं, तो अगर लाइए तो उसको ठोस तरीके से अमली जामा पहनाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स जातीय गणना और जातीय आधारित है। ओबीसी ईबीसी का एक डोमिनेंस है। आप कितना सवर्ण को आप अपने पक्ष में कर पाएंगे, क्योंकि सवर्ण का झुकाव बीजेपी की ओर है, ईबीसी का झुकाव उनके तरफ है, मुस्लिम का झुकाव आरजेडी के पास है। तो कांग्रेस एक नई स्थिति में आएगी। ये उन लोगों की सोच है कि भाई हम जल्दी मई तक सारा ये करके फिर हम अपने हिसाब से काम करेंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी ने माहौल बनाया था एसआईआर में, उस एसआईआर के माहौल को ये दोनों ने खराब किया। आपके राजेश राम और कृष्णा अलवरू उसको आगे बढ़ाकर लेके जा नहीं पाए और कांग्रेस विवादों में आ गई। तो अगर आपको लड़ना है दीपक सर, तो आपको पूरी हम आपके पास तरीके से आएंगे और तैयारी इस टॉपिक पर भी आएंगे। आलोक सर, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से ये मीटिंग में ये मुद्दे उठे हैं, तो आपको लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस को पहले ये फैसला ले लेना चाहिए था, चुनाव अलग लड़ने की जो बात हो रही है, या जिस तरह से बात हो रही है कि इंटरनली जिस तरह से गुटबाजी चल रही थी कांग्रेस में, ये फैसला चुनाव से पहले लिया जाता तो परिणाम क्या अलग हो सकते थे? कांग्रेस का हाल जो है वो मुगल शासक बहादुर शाह जफर वाला हो गया है। न वो आगे जा रहे थे, न वो पीछे जा रहे थे। पिछले 3 दशकों से बिहार में कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, लालू यादव के कृपा पर है, ठीक। और आज भी जैसा कि दीपक कोचवे कह रहे थे, कोचगवे साहब, इनका पूरे बिहार के हर जिलों में इनका कार्यालय तक बहुत जगह ओपन नहीं है। इनका जिलाध्यक्ष कौन है किसी को नहीं मालूम। ना तो ये सड़कों पर लोगों की समस्याओं से जूझते नजर आते हैं। ये तो कृपा दृष्टि पे थे लालू यादव की, जिसको कहते हैं ना पिलियन राइट टू पावर, स्कूटर मेरा, तेल मेरा, चालक मैं और आप मेरे पीछे बैठ कर हवा खा लीजिए। तो वही हाल था कांग्रेस का वहां पे। और अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो ठीक कहा इन्होंने, जो गैर कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस पर बयान दे रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा। जो असली कांग्रेसी हैं वो तो कहीं फ्रंट लाइन पर दिखाई नहीं दे रहे। जुझारूपन खत्म है, लोगों से तालमेल खत्म है, सड़कों पे राज्यों में जिलों में इनकी प्रेजेंस नगण्य के बराबर है। तो इनको तो फिर से जिसको कहिए स्क्रैच से शुरू करना होगा। लालू यादव की पार्टी समाप्ति की ओर है। बिहार की जनता ने, खासकर आपके वर्ग से आने वाली महिलाओं ने
जिस तरीके से जात और धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया है विकास के नाम पर, वो इस बात का द्योतक है कि अब जातिवादी राजनीति बिहार में चलने वाली नहीं है। लेकिन ये जरूर है, ईबीसी और ओबीसी का एक अपना बड़ा वोट बैंक है जो वहां की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। तो प्रदीप इनको सर, हाँ, शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो इनका पुराना वोट बैंक था वो बताने की जरूरत नहीं है, वो छिन्न भिन्न हो चुका है, उसका कोई इसके साथ लगाव नहीं रह गया है। कोई फॉरवर्ड कांग्रेस में इक्के चुक्के अगर कोई गिने चुने नेता हो तो नहीं, पर इन जनरल जो समूह है वो इनसे अलग हो चुका है, दलित अलग हो चुका है, मुसलमान भी अलग हो चुका है। तो इन सब को समेटने के लिए इनको हरक्यूलियन टास्क है इनके लिए, जो इनको करना होगा, तभी 29 में इनकी कुछ बात बन सकती है, अन्यथा ये जहां थे वहीं रहेंगे। प्रदीप सर, जिस तरह से आलोक सर ने बोला कि जो उनके पुराने जो वोट बैंक है, मुसलमान की बात करें तो 18% है, दलित की बात करें तो बिहार में लगभग 19.5% है, ब्राह्मणों की बात करें तो 3.66% और भूमिहार 2.86% है। तो कुल मिलाकर भी अगर हम देखें तो जो कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक था 44% आबादी है ये लगभग, और अब इसी पुराने सामाजिक समीकरण पर लौटने की बात कांग्रेस लगातार कर रही है। तो ये पार्टी को लगता है कि ये वोट बैंक फिर से एकजुट किया जा सकता है? देखिए, सोचने के लिए तो कुछ भी लग सकता है लेकिन सवाल है कि विगत ये वोट बैंक था कांग्रेस के पास 95 विधानसभा चुनाव हुआ था, 95 विधानसभा चुनाव तक ये वोट बैंक था कांग्रेस पार्टी के पास। लेकिन जब 96 लोकसभा चुनाव से शुरुआत होती है, 96 का लोकसभा चुनाव, 98, 99 का लोकसभा चुनाव, 2000 का विधानसभा चुनाव, तब कांग्रेस के पास धीरे धीरे जो भी वोटर्स थे, सबसे पहले मुसलमान छोड़कर गए कांग्रेस को, क्योंकि भागलपुर दंगे के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था, 89 का लोकसभा चुनाव हुआ था, भागलपुर दंगे के इतिहास में बात हुआ। और कांग्रेस का आरमानी की यात्रा को रोकने के बाद लालू प्रसाद यादव मुस्लिम वोट बैंक के चैंपियन बन गए थे। भले ही भागलपुर दंगे के जो मुख्य अभियुक्त कामेश्वर यादव बगल में राजनीति करते थे वो, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव केवल रथ यात्रा को रोककर ही मुसलमानों में सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा बन गए थे बिहार में। उससे पहले मुसलमान तो परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी के वोटर्स माने जाते थे। लालू यादव के बाद जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंडल आयोग का कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बिहार में और दिल्ली में, खुद राजीव गांधी ने जिस प्रकार से मंडल आयोग का विरोध किया, उसके बाद देश भर के पूरे बिहार, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लोग, पिछड़ा तो पहले से भी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहा, पिछड़ा बिहार में पिछड़ा जो आबादी के रूप से जाति के लोग, ये सब के सब कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं रहे। ये सबके सब समाजवादी आंदोलन के साथ रहे, कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, जनसंघ कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ रहे। लेकिन दलित जो है कांग्रेस का मंडल आयोग का विरोध करने के बाद, और लालू प्रसाद यादव जब पिछड़ों के नेता, मतलब भले ही वो स्नान करवाने बने हो, मछली पालने वालों, ताली उतारने वालों, नारा लगाकर बने हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव के नेता बन गए थे, दलित ने छोड़ दिया। और जब 97 में कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव का समर्थन कर दिया सरकार को बचाने के लिए, उसके बाद सब कांग्रेस से बात चले गए, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। तो अब कांग्रेस के पास दिक्कत क्या है? और उसके बाद परिवर्तन क्या हुआ है, जब बिहार की राजनीति की बात करते हैं और जातीय समीकरण के आधार पर बिहार की राजनीति को देखते हैं, तो एक भी ध्यान में रखिएगा हमको कि 2014 के बाद, 2014 के बाद कब ये ऐसा हिंदुओं की हर जाति का हिंदुनाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब हिंदुओं में हर जाति का कभी ऐसा कर रहा हूँ हिंदुनाइजेशन हुआ है, और उसमें सवर्णों का सबसे ज्यादा हिंदुनाइजेशन हुआ है। इसलिए अब सवर्णों में भी और कुछ ओबीसी में हिंदुनाइजेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई है। और दूसरा, दलितों में भी इसका प्रभाव पड़ा है। आप चलिए, आप उत्तर बिहार देखिए, आप उत्तर बिहार में अधिकतर जगहों पे आप देखेंगे कि लोग जाति का और धर्म का आधार पर वोट डाल रहे हैं।
आप सीमांचल के इलाके में देखिए, आप क्या अंदर है वहां सवर्ण की वोटिंग पैटर्न और दलित की वोटिंग पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है सीमांचल में। तो ये सब बातें भी बहुत सारे फैक्टर्स है। तो कांग्रेस पार्टी के पास अब एक बात विकल्प है, या तो वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास करे, जो आज तक नहीं कर पाई। 97 से जब से लालू प्रसाद यादव को बिहार कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, तब से केवल एक तकिया के नाम के रूप में कांग्रेस का चलता रहा कि हम शाम पर। प्रदीप सर, आपकी आवाज थोड़ा ग्लिचेस है शायद। रामबंधु सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि क्योंकि जिस तरह से 1990 तक इसी समीकरण के दम पर कांग्रेस सत्ता में रही है, लेकिन इसके बाद ये वोट बैंक अलग अलग दलों में चला गया, तो क्या आज की राजनीति में 35 साल पुराने मॉडल को रीलॉन्च करना संभव हो पाएगा? देखिए, 35 साल पुराने मॉडल को वो रिलॉन्च करना संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास जो उनकी अपनी सियासी जमीन है वो बहुत ही सिकुड़ चुकी है, बहुत ही सिकुड़ चुकी है, क्योंकि लंबे समय से, लगभग 30 साल से तो वो आरजेडी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, जो कांग्रेस के लिए जो ये विधानसभा चुनाव था बिहार का, या आने वाले 2026 इस साल और 27 में लगभग 12 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ये सभी विधानसभा चुनाव उसके लिए विधानसभा चुनाव न होकर के लोकसभा की तैयारी की तरह है। तो कांग्रेस को कहीं न कहीं अपनी सियासी जमीन बढ़ानी पड़ेगी। कांग्रेस के साथ विडंबना यह है कि वो बीजेपी से लड़ ही नहीं पाती है। उनकी सबसे जो तगड़ी लड़ाई होती है वो इंडिया गठबंधन में उनके सहयोगी दलों के साथ होती है। हर राज्यों में जिन राज्यों में बीजेपी के साथ उनका सीधा आमना सामना नहीं है, साथ में कोई घटक दल है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनकी बी टीम के रूप में काम करे। तो कभी ना कभी कांग्रेस को इस टैग से, इस कैप से बाहर निकलना ही पड़ेगा, वरना कांग्रेस हर चुनाव में और सिकुड़ती जाएगी, सिमटती जाएगी। तो इसलिए, और यही लड़ाई इस विधानसभा चुनाव में भी हुआ। इसमें जो कृष्णा अल्लावरू आए, उन्होंने भरसक प्रयास किया कि वो आरजेडी के छाया से बाहर निकल के चुनाव लड़े। ये बात हम सभी जानते हैं कि इससे पहले जब अखिलेश सिंह थे या मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो कांग्रेस के टिकट से कौन उम्मीदवार लड़ेगा, ये भी लालू यादव तय किया करते थे। ये भी लालू यादव के दरबार से ही तय होता था। तो ये एक संघर्ष है। बिहार में वो आरजेडी के साथ ही संघर्ष कर रही है, उसका तो मुकाबला भी बीजेपी के साथ हुआ ही नहीं है। तो ये एक संघर्ष है। जो उनका अपना आधार वोट बैंक है, उसका तो बड़ा हिस्सा इस वक्त तो बीजेपी के पास या एनडीए के पास चला गया है, और फिर वो जो बचा खुचा है वो आरजेडी के पास चला गया है। लेकिन कांग्रेस के साथ एक बात है, राष्ट्रीय स्तर पे क्षेत्रीय पार्टियों की अपेक्षा कांग्रेस अल्पसंख्यक समाज का सबसे पसंदीदा पार्टी है। ये कांग्रेस का एक बल है। तो इस तरीके से कांग्रेस को, हालांकि बिहार में जो 90% वोट बैंक है मुसलमानों का, वो आरजेडी के साथ जाता है, लेकिन अगर आरजेडी कांग्रेस अलग होकर लड़ती तो हो सकता था कि आरजेडी को वो भी 25 सीटें ना आए, मुस्लिम वोटों में और भी बिखराव हो जाए। तो जो कि आप यूपी में देख लीजिए, अखिलेश यादव के साथ हो गया। तो इसलिए कांग्रेस की जो भी जमीन बची है, हालांकि वो जो भी बची है वो ठोस है। अगर वो अल्पसंख्यक समाज के सबसे पसंदीदा पार्टी हैं, तो अल्पसंख्यक समाज चाहे वो कितना भी उनका प्रदर्शन खराब हो, उन पे विश्वास करती है क्षेत्रीय पार्टियों की अपेक्षा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक शुरुआत करनी पड़ेगी। ये शुरुआत जीरो से शुरुआत करने जैसा है, और उनको आरजेडी के छाये से निकल के करना पड़ेगा। अभी जो मीटिंग हो रहा है दिल्ली में, या जो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के बिहार प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव का, इसमें कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि जो नया प्रभार जिनको भी मिलेगा, बिहार की कमान जिन दो बड़े नेताओं के हाथों में दी जाएगी, क्या वो फिर पुराने मॉडल यानी आरजेडी के बी टीम के रूप में काम करेंगे, आरजेडी के साथ अपने बिगड़ चुके संबंध को दोबारा रिन्यूअल करवाएंगे, या फिर वो अपना वोट बैंक तैयार करेंगे। तो अपना वोट बैंक अगर वो तैयार करने का जो जद्दोजहद है वो आगामी 3-4 सालों तक करेगी, तब जाकर उसे हो सकता है कि कुछ अधिक सीटें लोकसभा में महागठबंधन की ओर से मिल पाए, वरना वो भी नहीं हो पाएगा। तो कांग्रेस के लिए जो राज्य का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं जाकर उसकी केंद्र की राजनीति की अस्मिता के साथ जुड़ जाती है। ये कांग्रेस को करना ही पड़ेगा। और ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष का जो कार्यालय है या जो संगठन है, ब्लॉक स्तर का और बूथ लेवल का, तो खैर बहुत ही कम जगह है जहां कांग्रेस का संगठन बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन चुनौतियों से निपटना पड़ेगा। अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उन्हें प्रखंड और बूथ स्तर तक तो जाना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस के देखिए जो 6 विधायक आए, बहुत तेजी से हवा उड़ी कि वो सब जदयू में जा रहे हैं।
उसमें से 2 विधायक मुसलमान हैं, इसलिए उनको बीजेपी अपने पास नहीं ले जा रही है, जदयू में जा रहे हैं। तो जो बैठक हुई, उसमें चर्चा भी चली है कि वो कम से कम जो उनके बचे हुए 6 विधायक हैं, वो तो अब जो 5 साल का कार्यकाल है, उसमें उनके साथ रहें। ये भी तो एक कांग्रेस की चुनौती है। तो इस चुनौती के लिए कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर वो बिल्कुल बी टीम के रूप में रह लेगी, तो हो सकता है यही विधायक आरजेडी में ही शामिल हो जाए। आप जदयू और बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, उनके विधायक को तो आरजेडी भी तोड़ सकती है। तो कांग्रेस एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और अस्तित्व की लड़ाई का पैटर्न ही है आरजेडी से अलग हट करके, आरजेडी से विरोध करके ही वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई को लड़ पाएगी। वरना आने वाले चुनाव में हो सकता है 6 भी ना आए, वो 0 पे आके अटक जाए। तो कहीं ना कहीं, और अभी निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है। हाँ, इस साल नवंबर दिसंबर में एमएलसी का चुनाव है, स्नातक स्तर और शिक्षक कोटे का। हालांकि उसमें पार्टी समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पार्टी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ा जाता है। फिर भी अगर कोई स्नातक या शिक्षक स्तर का चुनाव जीतता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी उसका जो श्रेय है वो ले लेती है। तो लेकिन मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि बिहार में भी 3-4 साल कोई चुनाव नहीं है। अब जो भी चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव ही होगा। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी पर्याप्त समय है, वो जमीन पे जाए, जमीन पे जाके काम करे। तो ये कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि किसे अध्यक्ष बनाएगा। क्या वो पुराने पैटर्न पे जाएंगे या नए पैटर्न पे जाएंगे। लेकिन एक लड़ाई है, और कांग्रेस के साथ विडंबना ये है कि वो इस लड़ाई से पीछे भी नहीं हट सकती है। वो शुतुरमुर्ग की तरह बालू में अपना सर घुसेर करके इस आपदा से बच भी नहीं सकती है, वरना वो 0 पे आ जाएगी। आज जो बचे कुछ विधायक हैं चले जाएंगे। कांग्रेस में तो 2-4 ही महत्वपूर्ण नेता हैं जो लोकप्रिय हैं, जैसे कि कन्हैया कुमार हो या शकील अहमद खान हो, जो भी हो। अगर कांग्रेस को, आप देखिए किसी बिहार के चुनाव में कभी पदयात्रा कन्हैया कुमार के साथ करवाती है, और कुछ ही महीने बाद उनको फिर बैकफुट पे लाके खड़ा कर देती है। हो सकता है ये भी दूसरे पार्टी में चले जाए। तो अगर कांग्रेस में जो 2-4 नेता हैं जिनको कुछ लोग जानते हैं, वो नेता भी इनके पास नहीं रहेंगे, इनके पास उनके जो बचे 6 विधायक हैं वो भी नहीं रहेंगे, तो कांग्रेस का क्या होगा। इसलिए कांग्रेस के लिए संघर्ष करना है। संघर्ष उसकी नीति भी है बिहार में, और उसको करना ही पड़ेगा। और जब तक वो बिहार में मजबूत या राज्य में मजबूत नहीं हो पाएगी, तब तक वो केंद्र का सपना तो देखना छोड़ दे। इसमें इंडिया गठबंधन इतना कमजोर है, इसीलिए तो एनडीए भारी पड़ रहा है। दीपक सर, ये बताइए कि जिस तरह से राजेश राम को लेकर बात चल रही है कि हटाए जा सकते हैं, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष जो है कोई सवर्ण हो सकता है? और ये भी कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम सांसद ने भी अपनी दावेदारी रखी है। तो जब विधानसभा में कांग्रेस का कोई सवर्ण विधायक नहीं है, तो जो लीडरशिप का जब चयन होगा वो किस आधार पर होगा? मतलब जाति देखकर होगा, कोई संगठन में कौन मजबूत है ये देखकर होगा? जहाँ तक कांग्रेस को रिवाइव करने की बात है, तो कांग्रेस अगर रिवाइव करना चाहती है तो कोई चीज बहुत बड़ा, मैंने ऐसा नहीं, कोई चीज मुश्किल नहीं, मगर एक चीज जानना पड़ेगा। ठीक है, आप अध्यक्ष अपने समीकरण के अनुसार बनाइए, सवर्ण को बनाइए, मुस्लिम को बनाइए, चाहे वो ब्राह्मण हो सवर्ण या भूमियार हो, वो बनाइए, या जिसको बनाना, ये तो कांग्रेस का। मगर कांग्रेस 3 दशक से अपने को रिवाइव नहीं कर पाई। भागलपुर के दंगे के बाद कांग्रेस पूरे देश से उखड़ गई। ठीक है, उखड़ गई। पंजाब में भी एक बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस उखड़ गई थी, मगर फिर बाद में कांग्रेस तो पंजाब में सरकार बनाई थी। मगर आज की तारीख में 3 दशक से कांग्रेस अपने को अपना स्ट्रक्चर संभाल बना नहीं पाई, और कांग्रेस गिरती गई। इसकी क्या गारंटी है कि आज ये आप मसला बना रहे हैं, आप सारी चीजों को नेशनल ऑब्जर्वर बना रहे हैं, जो जिला अध्यक्षों को देखेगा, एक हाई लेवल टीम बनाए हैं जो प्रदेश अध्यक्ष को देखेगा। क्या है, ये सारी बातें अच्छी है, पार्टी के लिए अच्छी है। इसकी क्या गारंटी है कि आपके ये में आपका वोट बैंक चला आएगा? आप जो पुराने वोट बैंक को लाना चाहते हैं, जो दंगे में निकल गया, और आपके वोट बैंक को बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी ने कैप्चर कर लिया। बीजेपी ने सवर्ण वोट कैप्चर किया, जेडीयू ने दलित, महादलित बना के कैप्चर किया, और आरजेडी ने मुस्लिम और यादवों को ओबीसी को कैप्चर कर लिया। आपके पास बचा कहाँ कुछ? तो आप उसको अगर लाना चाहते हैं, ये चर्चा है कांग्रेस सर्किल में कि भाई मई में यानी फरवरी तक जिला अध्यक्षों को सेट करके फिर मई में स्टेट प्रेसिडेंट कौन बनेगा,
किस तरह कार्यकारिणी बनेगी, इस पर कवायद चल रही है, मगर कवायद जमीनी लेवल पर होनी चाहिए। लोगों को ये विश्वास हो गया कि कांग्रेस दिल्ली में बैठक करती है और बिहार में फुस हो जाती है। बिहार के लोग कैसे काम करेंगे, किस तरह से आपका मैनिफेस्टो होगा, किस तरह से आप गाँव में जाएंगे, ये सारी बातें हैं। ठीक है, बहुत सारे इशू मिलेंगे आपको, आप इशू को कैसे कौन करेंगे, मगर मैडम मैं जान रहा हूँ कि जिस तरह से अभी हुआ है, सबसे पहले आपको बहुत सारी चीजों को, सदाकत आश्रम को जिंदा करना होगा, बहुत सारी बातें हैं, पूरे प्रदेश के जिलों में ऑफिस खोलने होंगे। आप जीरो इकोनॉमिक्स से अब आपको शुरू करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का थ्योरी है जीरो इकोनॉमिक्स, तो आप जीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, कोई चीज अनहोनी नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं, मगर कांग्रेस ने 3 दशक तक जब अपनी वजूद बनाने में विफल रही, तो इसकी क्या गारंटी है कि इस दशक में, इस 4 वर्षों में, 29 में वो आगे बढ़ जाए। अगर आगे बढ़ती है, अकेले दम पर चुनाव लड़ने का मादा बना लेती है, तो बात सही है, क्योंकि बिहार देश की राजनीति में अकेले चुनाव, बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, वो अकेले चुनाव नहीं लड़ पाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर के साथ आपकी बातचीत हुई है, हो सकता है कि प्रशांत किशोर और आप एक रणनीति के तहत बिहार में आए, जरूर आ सकते हैं, मगर अभी की स्थिति में कांग्रेस की स्थिति आपने देख ही ली कि किस तरह 61 में 6 सीट, इतनी शर्मनाक हार तो बहुत ही कम हुई होगी। 2010 के बाद ये हार 2 सीट से आगे बढ़े, 2010 में 4 था, 2010, तो पूरे तरीके से यूथ फॉर्म करना पड़ेगा, यूथ को लाना पड़ेगा। बिल्कुल। इस बात को आपने देखा कि बीजेपी ने भी माना, इसने यूथ को बना दिया, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। उसके पीछे जो भी मसला हो, जो भी दिमाग हो बीजेपी का, जो भी रणनीति हो, मैं नहीं कह सकता, मगर आपको पूरी तरीके से ओवरवाइडिंग करनी होगी, तभी कांग्रेस में कोई अध्यक्ष बनाकर आप चुनाव नहीं जीत सकते। सिर्फ अध्यक्ष बना देने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको ग्रास रूट में जाकर, गांव में जाकर, शहरों की स्थितियों को जाकर, आज तक मैंने देखा कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरने से परहेज करने लगे हैं, सड़कों पर नहीं उतरते। अब बिहार की बात मैं करता हूँ कि बिहार में सदाकत आश्रम में 20 लोग गए, दिन भर बैठे और शाम को घर लौट आए। वैसे रणनीति नहीं होती है, और ये बहुत कठिन डगर है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस को अगर रिवाइव करना है, तब तो उन्हें जी जान लगाकर काम करना होगा। अनलेस अभी भी मैं मानता हूं कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बदल देने से कुछ नहीं होता है। आलोक सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। पप्पू यादव की बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पप्पू यादव से दूरी बनाई, विधानसभा में हमने देखा कि उनको स्वीकार किया गया, लेकिन उनकी सिफारिश से किसी को भी टिकट नहीं मिला। क्या ये प्रयोग भी असफल माना जा रहा है? और पप्पू यादव जिस तरह से कांग्रेस में रहते हुए भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नहीं नजर आते हैं, तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। पप्पू यादव का इस्तेमाल इन्होंने झारखंड में किया था, और इनकी हार का मूल कारण पप्पू यादव थे वहां। पप्पू यादव जैसे लोग, जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे स्पेंट फोर्स, मतलब कारतूस निकल चुका है, अब उनके बदौलत आप चाहेंगे कि आप अपनी पार्टी को वहां पर स्थापित कर दें, तो ये हनहुज दिल्ली दूरस्थ वाली बात होगी। जैसा कि दीपक जी ने कहा, और राम बंधु जी ने भी, और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप झा जी ने भी, इनको जमीन से उठना होगा। इट मे टेक इयर्स, ये नहीं कि 29 में ये एकदम बाउंस बैक कर जाएंगे और एक फोर्स बन के खड़ा हो जाएंगे। हो सकता है 1 दशक लग जाए, क्योंकि वहां कांग्रेस बिहार में मैत्री मरणासन है, खत्म है। कोई वर्ग नहीं है जो इनके साथ मजबूती से खड़ा है। किसी भी जात की बात कर लीजिए आप, पता नहीं ये कैसे 6 सीट भी जीत गए हैं। मुझे लगता है वो आरजेडी का ही वोट बैंक से ये निकले होंगे, इनकी नैया पार लगी होगी। अपना इनका वजूद आज की डेट में 0 सन्नाटा है, और ये कवायद, इनके पास नेता भी नहीं है जिसकी मान्यता बिहार लेवल पे हो।
जिसको बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में जिसके नाम पर 500,000 आदमी आ जाए भाषण सुनने के लिए, तो इनको पूरे ग्राउंड से शुरू होना होगा, धैर्य रखना होगा, तब जाके कहीं आगे कुछ बात बने तो बने। और ये पप्पू यादव वगैरह को लेके अगर ये सोचते हैं कि हम कुछ कर देंगे तो वो सब नहीं होने वाला है। हो सकता है पप्पू यादव के इलाके में वो अपने दम से दो एक सीट निकलवा दें, लेकिन वो भी कहाँ हुआ, उनके यहाँ भी तो सब सीट हार गई है। तो इसलिए इनको बिल्कुल जमीन से ऊपर उठकर राजनीति का ककहरा पढ़ के आगे आना हो, ABCD से शुरुआत करनी होगी, तभी आने वाले भविष्य में ये वहां पर एक मान्यता प्राप्त, मतलब लोगों के बीच में मान्यता प्राप्त एक दल के रूप में ये स्थापित हो पाएंगे। अन्यथा अंधकार है, अंधकार रहेगा और अंधकार बढ़ता ही चला जाएगा। प्रदीप सर, कन्हैया कुमार के रोल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि केरल में जिस तरह से उनको एक्टिव किया गया है और हमेशा ये चर्चा होती है कि बिहार में बड़ी जिम्मेदारी शायद कन्हैया कुमार को मिल जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि जिस तरह से कन्हैया कुमार एक्टिव हुए और चुनाव आते आते तक वो फिर से वैसे ही रह गए कि एक अपफ्रंट होके नहीं आए कन्हैया कुमार। तो क्या 2029 को ध्यान में रखकर या और भी चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस जिस तरह से आगे आना चाहती है, क्या कन्हैया नए वैचारिक चेहरे पर उन पर ये दाव लग सकता है? ये सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है, मैं बताऊं इसलिए कि क्योंकि राहुल गांधी के पास ऐसा सभी लोगों ने कहा कि बिहार में कोई भी ऐसा सामाजिक समूह नहीं है जिससे अब कांग्रेस दावा कर सके कि यह सामाजिक समूह कांग्रेस पार्टी के साथ है या फिर भविष्य में आ सकता है। तो है संभावना कहा है, संभावना एक ही जगह है कांग्रेस पार्टी के लिए शुरुआत करने के लिए, और वो क्षेत्र है कि नरेंद्र मोदी विरोधी वोट बैंक जो है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का विरोधी वोट बैंक जो है वो भी पूरे देश में है, बिहार में भी है। तो उस वोट को कांग्रेस से जोड़ने के लिए राहुल गांधी के साथ साथ कन्हैया कुमार बड़ा चेहरा है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि जो मोदी विरोधी वोटर है वो कन्हैया कुमार को सुनना चाहता है, कन्हैया कुमार को फॉलो करना चाहता है, देखना चाहता है। तो वैसे लोगों के बीच में है, अगर आप बिहार में चुनाव लड़ते हैं और बिहार में कन्हैया कुमार, तो वैसे मतदाताओं के बीच देश में ज्यादा भावी है। क्यों है, आप इस बात को समझिए। बहुत विद्वान को हमारे साथ इस 40 वर्षों से राजनीति को देख रहे हुए मैं बताऊं आपको, बिहार में जो यादव जाति है आप देखिए, जो जिसके साथ माई कॉम्बिनेशन बनाकर आरजेडी चुनाव लड़ती है और कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती है, तो ये माई एम और वाई आप याद कीजिएगा 90 से पहले कभी साथ नहीं होती थी, मंत्री 90 से पहले कभी भी साथ नहीं होती थी। और इस चुनाव में भी जो महागठबंधन का सबसे बुरा प्रदर्शन रहा है, उसके पीछे ये फॉर्मूला भी है, जो माई के अंदर जितने भी कॉम्प्लिकेशन आए, चाहे वो का फैक्टर रहा हो, चाहे वो राहुल गांधी का फैक्टर रहा हो, चाहे वो कन्हैया कुमार का फैक्टर रहा हो, चाहे वो पप्पू यादव का फैक्टर रहा हो, इससे मैं कह रहा हूँ देखिए आप शुरुआत से आप याद कीजिए मार्च में जिस दिन कन्हैया कुमार के पदयात्रा की घोषणा हुई थी, उसी समय में आपको याद होगा अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से हटाकर राजेश राम को अध्यक्ष बनाया गया था, आपको याद कीजिएगा वो भी, ठीक है। एक साथ घटनाएं हुई थी जिसमें कन्हैया कुमार के पदयात्रा की शुरुआत की घोषणा हुई थी, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। शकील अहमद खान पहले से कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता 1.5 साल पहले बन चुके थे। कांग्रेस ने एक समीकरण बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उस समीकरण में पेच जो बीच में आए, जैसे ओबीसी का आया खेल आया कि भाई मुसलमान की बदली बिछाने के लिए, और मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी, तो दो भी और एनडीए वोट बैंक था बिहार में, ठीक है। ये तो वोट बैंक को महागठबंधन अपने साथ नहीं रख सकी। तो कन्हैया कुमार वो चेहरा है जो कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में भी, मैं बता रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी हिम्मत करे एक चुनाव हारेगी, मैं आप एक चीज भूल जाते हैं मंत्री, नीतीश कुमार ने 1994 से संघर्ष करना शुरू किया लालू यादव के साथ, सफलता कब मिली नीतीश कुमार को? 2005 में। बिल्कुल वर्षों के संघर्ष के बाद लालू प्रसाद यादव रामदेव का साम्राज्य बिहार से नीतीश कुमार उखाड़ने में कामयाब हुए।
तब जब लालू यादव दावा किया करते थे कि 20 साल तक हम बिहार पे राज करेंगे, 20 साल से पहले मुझे कोई भी याद से भर नहीं सकता। मुझे लगता है जिसको जो याद होगा, आलोक वसीम जी शायद मित्र ही आपको याद नहीं था वो दिन लालू यादव दावा करते थे कि 20 वर्षों तक मैं बिहार में शासन करूंगा, लेकिन 15 वर्षों में उखड़े। तो उसके पीछे नीतीश कुमार बीजेपी का संघर्ष था 1994 से 2005 तक। लेकिन अब देखिए, अब हम उम्मीद ये करते हैं कि कांग्रेस अगर अकेले लड़ेगी तो 0 पर आउट हो जाएगी। कांग्रेस 2010 का विधानसभा चुनाव लड़ी, मात्र 4 सीटें जीत पाई। तो भाई हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आरजेडी भी 22 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस अगर 2010 में 4 सीट जीत पाई थी तो आरजेडी को 22 सीट मिला था विधानसभा का। चूंकि नीतीश कुमार समय में 2010 के विधानसभा चुनाव में अपनी लोकप्रियता की पराकाष्ठा पर थे, ठीक है, शासन बाबू कहे जाते थे नीतीश कुमार, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला विधानसभा चुनाव था। तो जब तक कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो आरजेडी हो, सड़क पर 10 वर्ष का संघर्ष नहीं करेगी तो 0 से टॉप पर आना फिर असंभव है। हाँ, कभी अब उदाहरण त्रिपुरा में जैसे बीजेपी ने किया कि साल 1.5 साल पहले बीजेपी एक बहुत मार्जिनल पार्टी हुआ करती थी, 1.5 साल में सरकार बना ली, त्रिपुरा छोटा राज्य है। हरियाणा में हुआ, बीजेपी ने कुछ चमत्कार किया, तो एक और कारण है उसके पीछे मैत्रेयी जी। जब बीजेपी ऐसा चमत्कार करती है कई राज्यों में, तो आप याद कीजिए बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत हुआ करता है। आज जैसे हमारे पैनलिस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष कौन है किसी को पता नहीं होता है, जिला कार्यालय कहाँ है पता नहीं होता है, मतलब जमीन पर कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है। तो ये दूसरा फैक्टर है जहां कांग्रेस को काम करने की आवश्यकता होगी, चुनाव जीत लड़ने से पहले अपने संगठन को मजबूत करना। क्योंकि अगर राहुल गांधी की लोकप्रियता है तो वोट में कन्वर्ट कौन करेगा? वोट में कन्वर्ट तो आपका संगठन करेगा, आपका कार्यकर्ता करेगा, जो आज कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, ठीक है। तो कई ऐसे फैक्टर हैं जहां से कांग्रेस शुरुआत कर सकती है। तो शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक है वो है मोदी विरोधी वोटर्स, ठीक है। और मोदी विरोधी वोटर्स में राहुल गांधी के लिए सबसे बेहतर सिपा सलार लीजिए सेनापति कन्हैया कुमार से बेहतर कोई नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। रामबंधु सर, मैं आपसे भी इस पर कम शब्दों में, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कन्हैया कुमार को नेतृत्व देना या उनको ज़्यादा मतलब एक्टिव करना बिहार के लिए कितना जरूरी है, बिहार कांग्रेस के लिए कितना जरूरी है? देखिए, कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस के लोकप्रिय नेता हैं, इनमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उनके साथ वही मैसेज लिपटा हुआ है उनके चेहरे के साथ, जो कृष्णा लावरू के साथ लिपटा हुआ है कि वो बिल्कुल ही एंटी आरजेडी बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, यानी आरजेडी के प्रभाव से बिल्कुल निकालना चाहते हैं। तो और वही कृष्णा लावरू किए थे। अब कांग्रेस को ये देखना है कि जो नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो कैसा हो, या वो पुराने तर्ज पे हो जो आरजेडी के साथ समन्वय स्थापित करे, या फिर वो कृष्णा लावरू या की तरह हो जैसे कन्हैया कुमार हो गए कि वो बिल्कुल आरजेडी से संबंध तोड़ करके भी वो आगे बढ़े, या फिर एक ऐसा हो जो अपने बलबूते संगठन को खड़ा करने का प्रयास करे, लेकिन उसके साथ एक मैसेज नहीं जुड़ा हो कि इनका लालू परिवार से या खासकर तेजस्वी यादव से पटता नहीं है। यानी आरजेडी से टकराहट के बिना ही अब कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करे, ऐसा भी एक तीसरा विकल्प है। और ऐसे चेहरे की तलाश कांग्रेस पार्टी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कई जगहों पे जिला स्तर और प्रखंड स्तर में उसके कोई पदाधिकारी नहीं है। इसका तो एक कारण यही रहा कि कांग्रेस तो आरजेडी के सहारे, महागठबंधन के सहारे ही वोट अभी तक चुनाव जीतती रही है। तो उनको अपने संगठन बनाने इसी कारण है कि वो अपना संगठन बना भी नहीं पाए, क्योंकि वो आरजेडी कोटे से टिकट मिलता था और उनके लोग विधायक बन जाया करते थे। तो अब एक ऐसा व्यक्ति कन्हैया कुमार निश्चित रूप से लोकप्रिय हैं, अगर वो आएंगे तो कांग्रेस को ताकत मिलेगी। लेकिन ये कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है यानी राहुल गांधी को तय करना पड़ेगा कैसे व्यक्ति के हाथ में बिहार की कमान दे, ऐसा ये मैसेज लोगों में जाए कि ये व्यक्ति आरजेडी से दूर रह करके संगठन को मजबूत करेगा, या ये बिना आरजेडी के टकराहट के भी संगठन को मजबूत करेगा। अगर ऐसा होता है तो उसमें कन्हैया कुमार, मुझे नहीं लगता कि कन्हैया कुमार के हाथ में ताकत दे पाएंगे। एक जो शकील अहमद खान है, उन्होंने तो जो
जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने तो राहुल गांधी के वो नजदीक भी हैं और अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। अरे एक जो अररिया के जो विधायक हैं, अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो जनाधार है वो मुस्लिम समाज में है, इस वक्त सवर्ण और दलित से ज्यादा मुस्लिम समाज में उसका जनाधार है। तो जो अररिया के विधायक हैं अबिदुर रहमान, वो भी एक अच्छे नेता हैं, जमीनी पकड़ वाले नेता हैं। तो हो सकता है कि शकील अहमद खां बने, अब्दुल रहमान बने या जो भी बने, लेकिन इन सभी पहलुओं पे विचार करके और आरजेडी के साथ कैसा संबंध आने वाले समय में रखा जाए, इसको भी विचार करके कांग्रेस नए हाथों में बिहार की जिम्मेदारी देगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, प्रदीप सर आपका, रामबंधु सर आपका, दीपक सर आपका और आलोक सर आपका, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो हमने देखा कि जिस तरह से कांग्रेस बदलाव की बात कर रही है, जिस तरह से आगे आने वाले जो मीटिंग्स हैं उस पर बात हो रही है कि कांग्रेस में बिहार में किस तरह से बदलाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर, प्रभारी के स्तर पर या जो इंटरनल संगठनात्मक ढांचा है उस स्तर पर। तो इन सब विषयों पर हमने बातचीत की, हमारे साथ एक्सपर्ट्स थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।